हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बता रहे हैं भूतों की कहानियाँ। खजाने की आत्मा अपने वारिस की तलाश कर रही है। हम आपको ऐसी ही एक घटना से परिचित करवाने जा रहे हैं जिसके पीछे क्या कारण है यह तो नहीं पता, लेकिन गांव के लोग इसे अपने पूर्वजों की आत्मा से जुड़ा राज मान रहे हैं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पास एक छोटा सा गांव है। इस गांव की लगभग 1 एकड़ जमीन पूरी तरह खाली पड़ी है, लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि यह जमीन पिछले कई दशकों से खाली पड़ी है, क्योंकि यहाँ जो पेड़ थे वह भी या तो गिर गए या फिर कटवा दिए गए। इस जमीन पर कहा जाता है 2 बड़ी-बड़ी हांडियाँ घूमती रहती हैं। 2 हांडियाँ जिनका मुँह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और वह इस जुड़े हुए मुँह के साथ पूरी जमीन का चक्कर लगाती हैं। जो भी उन हांडियों को पकड़ने अब आप सोच रहे होंगे कि या तो यह कहानी मनगढ़ंत है या तो इसके पीछे कोई गहरा राज है। जी हाँ, इन हांडियों के कहाँ विचरण करने के पीछे एक गहरा राज है और गांव वालों के अनुसार वह राज है धन दौलत। गांव वालों का कहना है कि एक विशिष्ट परिवार के छिपे हुए खजाने की रक्षा करने के लिए ही यह हांडियां उस जमीन पर घूमती हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई वस्तु एक लंबे समय तक जमीन में गड़ी रहती है तो उसमें जान आ जाती है, और ऐसा ही कुछ हुआ इन हांडियों के साथ। पहले के ज़माने में जब ना तो बैंक हुआ करते थे और ना ही कोई लॉकर, तो परिवार के लोग अपनी धन दौलत को ज़मीन में गाड़ देते थे। काफ़ी समय तक ज़मीन में गड़े इस खजाने की जब किसी ने कुछ खबर नहीं ली तो वह खजाना जीवित हो उठा और उस ज़मीन पर भ्रमण करने लगा। अब आप यह भी सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा खजाना होने के बावजूद क्या किसी ने उन हांडियों को पकड़ने की कोशिश नहीं की? तो इस सवाल का जवाब आपको देते हैं कि कोशिश तो की, लेकिन वह हांडियां किसी के हाथ आने के लिए तैयार नहीं हैं। कहते हैं इन हांडियों में उस परिवार के पूर्वजों की आत्मा है और वह जिसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करेंगे उसे ही वह खजाना सौंपेंगे, और अगर किसी ने जबरन उन हांडियों को पकड़ने की कोशिश की तो इससे जान का खतरा भी हो सकता है। अभी तक उस परिवार की सभी पीढ़ियां इस खजाने को पाने के लिए हांडियों को काबू में करने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन किसी को सफलता हासिल नहीं हुई है। भटकती रूह की सच्ची कहानी भूत प्रेत। भूत प्रेत के किस्से सुनने में बेहद रोमांचक और दिलचस्प लगते हैं, लेकिन क्या हो जब यह किस्से सिर्फ किस्से न रहकर एक हकीकत की तरह आपके सामने आए। आज की युवा पीढ़ी बहुत भूत और आत्माओं के होने पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जिस पर आप विश्वास नहीं करते वह असल में ही है नहीं, यह तो संभव नहीं है ना। आज हम ऐसे ही भूतहा स्थान से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं एक आत्मा ने किया था। जोधपुर राजस्थान स्थित बावड़ियों के किस्से स्थानीय लोगों में बहुत मशहूर हैं। यहाँ पानी की कई बावड़ियाँ हैं, जिनमें से एक के बारे में कहा जाता है कि उसे भूत ने बनवाया था। जोधपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर पर स्थित रठासी नाम का एक ऐतिहासिक गांव है। मारवाड़ के इतिहास पर नज़र डालें तो यह ज्ञात होता है कि जब जोधपुर में रहने वाले राजपूतों की चंपावत शाखा का विभाजन हुआ तो उनमें से अलग हुए एक दल के कापरडा गांव में रहना शुरू किया, लेकिन इस स्थान पर रहने वाले युवा राजपूत राजकुमारों ने गांव में साधना करने वाले साधु महात्माओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उन राजकुमारों से क्रोधित होकर साधुओं ने उन्हें श्राप दे दिया कि उनके आने वाली पीढ़ी इस गांव में नहीं रह पाएगी। साधुओं के श्राप की बात जब राजकुमारों ने अपने घर में बताई तो सभी भयभीत हो गए और उस गांव को छोड़कर चले गए। इस गांव को छोड़कर वह जिस गांव में रहने के लिए गए उस गांव का नाम है रठासी गांव। यह जोधपुर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐतिहासिक गांव है। इस गांव में एक बावड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है
कि वह भूतों के सहयोग से बनी है, अर्थात उस बावड़ी को बनाने में भूत प्रेतों ने गांव वालों की सहायता की थी। ठाकुर जयसिंह के महल में स्थित इस बावड़ी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस बावड़ी के विषय में यह कहानी प्रचलित है कि एक बार जब ठाकुर जयसिंह घोड़े पर सवार होकर जोधपुर से रठासी गांव की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में ठाकुर साहब का घोड़ा उनके साथ साथ चलने वाले सेवकों से पीछे छूट गया और इतने में रात हो गई। राजा का घोड़ा काफी थक चुका था और उसे बहुत प्यास लगी थी। रास्ते में एक तालाब को देखकर ठाकुर जयसिंह अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए ले गए। आधी रात का समय था। घोड़ा जैसे ही आगे बढ़ा, राजा को एक आकृति दिखाई दी जिसने धीरे धीरे इंसानी शरीर धारण कर लिया। राजा उसे देखकर डर गया। उस प्रेत ने राजा को कहा कि मुझे प्यास लगी है, लेकिन श्राप के कारण मैं इस कुएं का पानी नहीं पी सकता। राजा ने उस प्रेत को पानी पिलाया और राजा की दयालुता देखकर प्रेत ने उसे कहा कि वह जो भी मांगेगा वह उसे पूरी कर देगा। राजा ने प्रेत को कहा कि वह उसके महल में एक बावड़ी का निर्माण करे और उसके राज्य को सुंदर बना दे। भूत ने राजा के आदेश को स्वीकारते हुए कहा कि वो ये कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा, लेकिन दिन भर में जितना भी काम होगा वह रात के समय 100 गुना और बढ़ जाएगा। उस प्रेत ने राजा को यह राज किसी को न बताने के लिए कहा। इस घटना के 2 दिन बाद ही महल और बावड़ी की इमारतें बनने लगी। रात में पत्थर ठोकने की रहस्यमय आवाजें आने लगी। दिन प्रतिदिन निर्माण काम तेज गति से बढ़ने लगा, लेकिन रानी की जिद करने पर राजा ने यह राज रानी को बता दिया कि आखिर निर्माण इतनी जल्दी कैसे पूरा होता जा रहा है। राजा ने जैसे ही यह राज रानी को बताया, सारा काम वहीं रुक गया। बावड़ी भी ज्यों की त्यों ही रह गई। इस घटना के बाद किसी ने भी उस बावड़ी को बनाने की कोशिश नहीं की। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसे भुला दिया गया। भूत प्रेत भारत कई अनूठी कहानियों और घटनाओं का साक्षी रहा है। यहाँ हर मोड़ पर कुछ न कुछ ऐसा सुनने को जरूर मिल जाता है जो आपके हैरान कर देता है कि क्या आपको ऐसे ही एक स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी अमर प्रेम कहानी के लिए जाना जाता है। ऐसी कहानी जो आज कई सदियों बाद भी न सिर्फ याद की जाती हैं, बल्कि आज के भौतिकवाद से ग्रस्त समाज में, जहाँ प्यार को बस एक खेल की तरह खेला जा सकता है, वहाँ प्यार के उस एहसास से रूबरू करवाती है जिसके लिए कभी लोग अपनी जान तक दे दिया करते थे। यह कहानी मांडू की रानी रूपमती और बाज बहादुर की है। इतिहास के पन्नों में दर्ज मांडू मध्य प्रदेश स्थित रानी रूपमती का महल एक समय पहले तक बेहद खूबसूरत हुआ करता था। इतना कि कोई भी उसे देखकर अपनी आंखों पर विश्वास न कर पाए कि क्या वाकई कोई इमारत इतनी बेहतरीन हो सकती है। इस महल के ऊपर मंडप बने हुए थे जहां बैठकर पूरा राज्य नजर आता था। यह महल 364 मीटर ऊंची और सीधी खड़ी चट्टान पर स्थित है, जिसका निर्माण बाज बहादुर ने करवाया था। ऐतिहासिक कहानियों के अनुसार रानी रूपमती सुबह शाम मंडप पर बैठकर सामने बहने वाली खूबसूरत नर्मदा नदी को देखा करती थी। महल के नीचे की ओर एक और महल है जिसे बाज बहादुर महल कहा जाता है और इस महल से रानी रूपमती का मंडप बहुत खूबसूरत नजर आता था। ऐसा माना जाता है कि जब रानी मंडप में होती थी तब बाज बहादुर अपने महल के झरोखे से रूपमती को घंटों निहारा करता था। 1400 की बात है जब मुगल बादशाह अकबर के सेनापति आदम खान ने मांडू पर आक्रमण कर बाज बहादुर को पराजित कर दिया और रानी रूपमती को अगवा कर लिया। रानी रूपमती ने आदम खान के समक्ष समर्पण नहीं किया और अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी अमर हो गई और अकबर ने ही इन दोनों की प्रेम कहानी को लिखित रूप प्रदान करवाया। मांडू में न सिर्फ रानी रूपमती का महल चर्चा बटोरता है, बल्कि यहाँ कई और भी स्थान हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। मांडू की मस्जिदें भारतीय इस्लामी स्थापत्य कला के बेजोड़ उदाहरण हैं। इसके अलावा 2 अन्य महल, जहाज महल और हिंडोला महल भी सौंदर्य के उत्कृष्ट नमूने हैं। मांडू स्थित अशरफी महल की कहानी भी अजीब है। होशंगा शाह ने सोने की अशरफियों
से इस महल का निर्माण करवाया था, जिसकी वजह से इसे असरफी महल का नाम दिया गया। मांडू की इसी भव्यता से प्रभावित होकर मुगल सम्राट जहांगीर यहाँ कई महीनों तक रहा और चप्पे चप्पे का विचरण किया। उसने अपने प्रवास के दौरान कई भवनों का न सिर्फ निर्माण करवाया, बल्कि कई पुरानी इमारतों की मरम्मत भी करवाई। मल्हार राव के नेतृत्व वाली मराठा सेना ने मांडू के मुगल गवर्नर को पराजित कर इस राज्य पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर राजशाही के अंत तक मांडू पर मराठों का ही राज रहा। आज़ादी के बाद जब मांडू की रियासत पर सरकार का आधिपत्य हुआ, तब यहाँ मालवा पर्यटन रिसोर्ट बनाया गया। मांडू की खूबसूरती का कोई सानी नहीं है। यही वजह है कि आज यहाँ हर साल देश विदेश के कई सैलानी आते हैं। ब्रह्मा राक्षसः भूत प्रेत। यह कहानी एक ऐसे राक्षस की है जिसे आप लोग जानते होंगे या नहीं, यह मुझे पता नहीं है। उस राक्षस का नाम है ब्रह्मा राक्षस। भूत प्रेतों में भी कई योनियाँ होती हैं, अनेक नाम होते हैं, जैसे कि भूत प्रेत, पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका समय बर्बाद न करते हुए अपनी कहानी पर आता हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है नंथीलाल। लोग उन्हें शर्मा जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूर खेत था। उस खेत पर एक बहुत बड़ा पीपल खड़ा था। वह पीपल बहुत पुराना था। कुछ समय बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनवाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनवाने की सोची। उन्होंने उस पीपल को काटकर अपना घर बनवा लिया। कुछ दिनों तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद शर्मा जी बड़े परेशान रहने लगे। मैं कभी वह पूजा करते थे, कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देख उनसे पूछा कि तुम पूजा भी नहीं करते, आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है, और इसे क्या पूजा करने की कह रही हो? सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ। इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कभी दांत मीचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते। उनकी बीवी को शक हो गया कि जरूर किसी भूत प्रेत का साया है और वो बातें ऐसे करते हैं जैसे कि वो दो लोग हो। तब पंडितानी ने उनको बिठाकर आसन लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई भूत प्रेत होगा तो भाग जाएगा, पर पंडित जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वह एकटक लगाए देखे जा रहे थे। उसने काफ़ी मंत्र पढ़े, गायत्री मंत्र। तभी पंडित जी की आंखें लाल हुई और कहने लगे, मैं किसी से नहीं डरने वाला हूँ, और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तब तक उसका छोटा बच्चा वहाँ आ गया। मम्मी पंडित जी ने उसे ऐसे जोर से पकड़ के खींचा और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएगा। पंडितानी ने कहा, बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है, उसे छोड़ दो। पंडितानी ने विनती की, बड़ी नम्र भाव से कहा कि उसे छोड़ तो दो। उसने उस बच्चे को छोड़ दिया और कहा कि मैंने तुम्हारे इस नम्र भाव की वजह से इसे भी छोड़ रखा है, नहीं तो मैं इसे कब का मार चुका होता। फिर उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति को तुमने क्यों बस में कर रखा है? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो तो कौन? तब उसने कहा, अगर अपना भला चाहती हो तो पीपल के पेड़ लगाओ, जितने भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, और फिर मैं चला जाऊंगा। तब पंडित जी की बीवी ने 101 पेड़ पीपल के लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज पंडित जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब पंडितानी ने पंडित जी बोले, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्मा राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और ना ही किसी से डरता हूँ। मैं ब्रह्मा राक्षस हूँ और ब्रह्म राक्षस। हा हा हा, तुम्हारे पति ने मेरे पीपल को काट दिया था, जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इन्हें छोड़ दिया जा रहा हूँ, तुम्हारे पति को छोड़कर। तब पंडित जी अचानक
सही हो गए तब पंडित जी की बीवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ अगर अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाता है। जब इंसानी दुनिया में प्रवेश कर लें जिन भूत प्रेत धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन सच यही है कि सभी धर्म अपने अपने तरीकों से पारलौकिक ताकतों में भरोसा करते हैं। ईश्वर, अल्लाह, जीसस आदि को तो सभी मानते हैं, लेकिन जिस प्रकार सच्ची और अच्छी ताकतों का घेराव हमारे आसपास है, वैसे ही कुछ ही बुरी ताकतें भी हर समय हमें नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहती हैं और हर धर्म में उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में उन्हें आत्माएं, प्रेत और पिशाच, ईसाई डेविल या स्पिरिट और इस्लाम धर्म में जिन्नों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। भूत प्रेत और आत्माओं के बारे में तो हम आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन आज हम आपको जिन्नों के विषय में कुछ विशिष्ट जानकारियाँ प्रदान करने वाले हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग जरूर जिन्नों के विषय में बहुत हद तक जानकारी रखते होंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो सभी को जाननी जरूरी हैं, जैसे जिन शब्द का अर्थ और इनका उद्भव। जिन अरबी भाषा से लिया गया है शब्द है, क्योंकि सबसे पहले जिन्नों के होने का यह एहसास अरबी देशों में ही हुआ था। इस शब्द का अर्थ अंग्रेजी भाषा के एंजेल्स की अवधारणा से मिलता जुलता है, जिसका अर्थ अलौकिक और ना दिखने वाली ताकत है। कुरान के अनुसार जिन का उद्भव हवाओं में से हुआ है। कह सकते हैं कि जिन नकारात्मक या सकारात्मक ऊपरी हवाओं से संबंधित है। इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार मरने के पश्चात इंसान जिन बन जाता है और अपनी किसी इच्छा को पूरी करने के लिए 1000 से कुछ वर्षों बाद दुनिया को छोड़कर चला जाता है। जिन के प्रकार, जानकारों के अनुसार जिन को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इन चारों की ही तरह के जिन खतरनाक तो होते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से वह इंसानी दुनिया को प्रभावित करते हैं। मरीदा, जिन की सबसे खतरनाक और ताकतवर प्रजाति है मरीद। आपने कई बार इन्हें किस्सों और कहानियों में सुना होगा। लोकप्रिय कहानी अलादीन का चिराग में इसी जिन को शामिल किया गया था। इन्हें समुद्र या फिर खुले पानी में पाया जा सकता है या हवा में उड़ते हुए भी देखे जा सकते हैं। इफारित, इंसानी दुनिया जैसे ही इफारित जिन्नों की भी दुनिया होती है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों इफरित साथ हो रहते हैं। यह इंसानों को समझने की ताकत रखते हैं और बहुत ही जल्द इंसानों को अपना दोस्त बना लेते हैं। इफरित अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, लेकिन इन पर विश्वास करना घातक सिद्ध हो सकता है। सिला प्रजाति में सिर्फ महिला जिन ही होती हैं, जो देखने में बेहद आकर्षक और खूबसूरत होती हैं। इंसानी दुनिया में विचरण तो करती हैं, लेकिन उनसे दूरी भी रखती हैं। सिला ज़्यादा मात्रा में देखी नहीं जाती, लेकिन वह मानसिक तौर पर मजबूत और बहुत समझदार होती हैं। घूल, इंसानी मांस खाने वाली यह प्रजाति बहुत खौफनाक होती है। यह कब्रिस्तान के आसपास ही रहते हैं। इनका व्यवहार क्रूर और शैतान से मिलता जुलता है, इसलिए इंसानों के लिए यह बहुत भयावह होते हैं। बेताल, यह वैम्पायर होते हैं, इंसानों के खून पर ही जिंदा रहते हैं। विक्रम बेताल की कहानियों में इसी बेताल का जिक्र था। यह भविष्य देख सकते हैं और जब चाहे भूतकाल में भी जा सकते हैं। भारत की अलग अलग जगहों पर भूतों के अलग अलग प्रकार। भूत प्रेत, भारत के अलग अलग हिस्सों में लोगों का भूतों में विश्वास अलग होता है, लेकिन उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के गौरव तिवारी ने अपने लेख में भारत के 24 भूतों का उल्लेख किया है। आइए इनके बारे में जानें। भूत, सामान्य भूत जिसके बारे में आप अक्सर सुनते हैं। प्रेत, परिवार के सताए हुए बिना क्रिया कार्य के मरे आदमी। हाडल, बिना नुकसान पहुंचाई प्रेत बाधित करने वाली आत्माएं। चेतकिन, चुड़ैलें जो लोगों को प्रतिबाधित कर दुर्घटनाएं करवाती हैं। मुंबई के कुछ घरों में प्रचलित प्रेत,
बिरिकसाह घने लाल कोहरे में छुपी और अजीबोगरीब आवाजें निकलती। मोहिनी, प्यार में धोखा खाने वाली आत्माएं। शाकिनी, शादी के कुछ दिनों बाद दुर्घटना से मरने वाली औरत की आत्मा कम खतरनाक। डाकिनी, मोहिनी और शाकिनी का मिला जुला रूप, किन्हीं कारणों से हुई मौत से बनी आत्मा। कुट्टी, चेतन, बच्चे की आत्मा जिस पर तांत्रिकों का नियंत्रण होता है। ब्रह्मोद्वैत्यासह, बंगाल में प्रचलित शापित ब्राह्मणों की आत्माएं। धकुन धोक्तास, बंगाल में प्रचलित रेल दुर्घटना में मरे लोगों की सरकटी आत्मा। निसी, बंगाल में प्रचलित अंधेरे में रास्ता दिखाने वाली आत्मा। कोल्ली देवा, कर्नाटक में प्रचलित जंगलों में हाथों में टॉर्च लिए घूमती आत्माएं। कल्लुर्टी, कर्नाटक में प्रचलित आधुनिक रीति रिवाजों से मरे लोगों की आत्मा। किचचिन, बिहार में प्रचलित हवस की भूखी आत्मा। पंडुआ, बिहार में प्रचलित नदी में डूबकर मरे लोगों की आत्मा। चुड़ैल, उत्तरी भारत में प्रचलित राहगीरों को मारकर बरगद के पेड़ पर लटकाने वाली आत्मा। बुरा डंगोरिया, आसाम में प्रचलित सफेद कपड़े और पगड़ी पहने घोड़े पर सवार आत्मा। बाघ, आसाम में प्रचलित झीलों के पास घूमती आत्माएं। खबीस, पाकिस्तान, गोल्फ देशों और यूरोप में प्रचलित जिन परिवार से ताल्लुक रखने वाली आत्मा। घोड़ा पाक, आसाम में प्रचलित घोड़े के खुर जैसी पैर वाली बाकी मनुष्य। बीरा, आसाम में प्रचलित परिवार को खो देने वाली आत्माएं। जोखिनी, आसाम में प्रचलित पुरुषों को मारने वाली आत्मा। पुवाली भूत, आसाम में प्रचलित छोटे घर के सामानों को चुराने वाली आत्माएं। इंसानी दुनिया का काला हिस्सा है यह श्रापित आत्माएं। भूत प्रेत के इंसानी दुनिया का हिस्सा बनने जैसी बातें हमेशा से ही विवादास्पद रही हैं। कुछ लोग जहां ऐसी घटनाओं को सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क का वहम मानते हैं, वहीं कुछ लोग इन्हें पारलौकिक घटनाएं कहते हैं जिन्हें अक्सर इंसानों द्वारा महसूस किया जाता रहा है। इसी संबंध में पैरानॉर्मल एक्टिविटी का हर सच सामने लाने के लिए संस्थाओं का गठन होता है जो विभिन्न सर्वेक्षणों और शोधों द्वारा यह साबित करती है कि वाकई भूत प्रेत इस दुनिया में है या नहीं। अगर हैं तो फिर वो कहाँ और कैसे इंसानों को प्रभावित कर सकते हैं। जैसलमेर स्थित कुलधरा के विषय में अक्सर यह सुना जाता था कि वहाँ भूतों का वास है या वहाँ भूतों का होना महसूस किया जाता है, लेकिन कोई भी इसके पीछे की सच्चाई से वाकिफ नहीं था। इसलिए दिल्ली की पैरानॉर्मल सोसाइटी के कुछ सदस्य रात को वहां जांच पड़ताल करने के लिए गए और जो सच उन्होंने दुनिया के सामने रखा वह दिल दहला देने वाला था। भूत प्रेत से जुड़ी अपनी सभी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए सोसाइटी के सदस्य वहां रुके और बहुत से सदस्यों ने किसी के होने और बार बार उन्हें छूने का प्रयास करने जैसी हरकतें महसूस की। टीम के एक सदस्य का कहना था कि उन्होंने बार बार यह महसूस किया कि कोई उनके कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। लेजर तकनीक का प्रयोग करने के कारण पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्यों ने यह भी महसूस किया कि कोई परछाई उनके साथ साथ चल रही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि कुलधरा में रात बिताना आसान नहीं है क्योंकि वहां आत्माओं का वास है। पारलौकिक ताकतों पर शोध करने वाली यह सोसाइटी अपने साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी लेकर गई थी जिसकी सहायता से उन्होंने असामान्य स्थितियों का सामना किया। कहीं उन्हें परछाई नजर आई तो कहीं छोटे बच्चों के चिल्लाने की आवाजें। इतने ही नहीं, टीम के सदस्यों ने गाड़ी के शीशों पर बच्चों के हाथ के निशान भी देखे। पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्य के अनुसार उनके पास एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से वे आत्माओं के साथ संपर्क साध सकते हैं और इसी यंत्र की सहायता से उन्होंने आत्माओं से कुछ सवाल पूछे। उन्हें इस तंत्र की सहायता से वो आवाजें भी सुनाई दी जो आम इंसान नहीं सुन सकता और साथ ही उन्हें आसपास मंडराने वाली आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। पैरानॉर्मल सोसाइटी के अनुसार वह ऐसी श्रापित कही जाने वाली जगहों पर घूमती है और लोगों के अंधविश्वास को दूर करती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई बार यह सिर्फ अंधविश्वास ही नहीं रह जाता। हालांकि कई बार लोग आत्मविश्वास में कमी आ जाने के कारण भी
हर घटना को पारलौकिक घटना के तौर पर देखने लगते हैं। लेकिन भूत प्रेत भी इंसानी दुनिया का एक काला हिस्सा है, इससे भी पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। बड़की बारी वाला भूत प्रेत। हमारे गांव से लगभग आधा किलोमीटर पर एक बहुत बड़ा बगीचा है, जिसका हमारे गांव वाले बड़की बारी नाम से पुकारते हैं। यह लगभग 12-15 एकड़ में फैला हुआ है। इसी बगीचे में आम और महुआ के पेड़ों की अधिकता है। बहुत सारे पेड़ों की कट या गिर जाने के कारण आज यह बड़की बारी अपना पहले वाला अस्तित्व खो चुकी है, पर आज भी कमजोर दिल वाले व्यक्ति दोपहर या दिन डूबने के बाद इस बड़की बारी की ओर जाने की बात तो दूर, इसका नाम उनके जहन में आते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर क्यों? उस बड़की बारी में ऐसा क्या है? जी हाँ, तो आज से 30-32 साल पहले यह बड़की बारी बहुत ही घनी और भयावह हुआ करती थी। दोपहर के समय भी इस बड़की बारी में अंधेरा और भूतों का खौफ छाया रहता था। लोग आम तोड़ने या महुआ बीनने के लिए दल बांध कर ही इस बड़की बारी में जाया करते थे। हाँ, इक्के दुक्के हिम्मती लोग जिन्हें हनुमान जी पर पूरा विश्वास हुआ करता था, वे कभी कभी अकेले भी जाते थे। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि रात को भूत प्रेतों को यहाँ चिक्का कबड्डी खेलते हुए देखा जा सकता था। अगर कोई व्यक्ति भूला भटक कर इस बारी के आसपास भी पहुँच गया, तो ये भूत उसे भी पकड़कर अपने साथ खेलने के लिए मजबूर करते थे और नानुकुर करने पर जमकर धुनाई भी कर देते थे, और उस व्यक्ति को तब छोड़ते थे जब वह कबूल करता था कि वे भांग गांजा आदि उन लोगों को भेंट करेगा। तो आइए उस बगीचे की एक सच्ची घटना सुनाकर अपने रोंगटे खड़े कर लेता हूँ। उस बगीचे में मेरे भी बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। एक बार हमारे दादाजी ने आम के मौसम में आमों की खीर खबारी का जिम्मा गाँव के ही एक व्यक्ति को दे दी थी, लेकिन कहीं से दादाजी को पता चला कि वह रखवारी रात को 1-2 लोगों के साथ मिलकर आम तोड़ लेता है। एक दिन हमारे दादाजी ने दुक्का छिपकर सही और गलत का पता लगाना की सोची। रात को खा पी कर एक लौर लाठी और बैटरी टॉर्च लेकर हमारे दादाजी उस भयानक और भूतों के साम्राज्य वाले बारी में पहुंचे। उनको कोने वाला पेड़ के नीचे एक व्यक्ति दिखाई दिया। दादाजी को लगा कि यही वह व्यक्ति है जो आम तोड़ लेता है। दादाजी ने आओ देखा न था और उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए लगे दौड़ने। वह व्यक्ति लगा भागने। दादाजी उसे दौड़ा रहते थे और चिल्ला रहे थे कि आज तुमको पकड़ कर ही रहूंगा, भाग देखता हूँ कि कितना भागता है। अचानक वह व्यक्ति उस बारी में ही स्थित एक बर के पेड़ के पास पहुंचकर और विकराल रूप में आ गया। उसके अगल बगल में आग उठने लगी। अब तो हमारे दादाजी को ठकुआ मार गया, काट हो गए और बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। उनका शरीर कांपने लगा, रोए खड़े हो गए और वे एकदम अवाक हो गए। अब उनकी हिम्मत जवाब देती जा रही थी और उनके पैर ना आगे जा रहे थे ना पीछे। लगभग 2-3 मिनट तक बेसुध खड़ा रहने के बाद थोड़ी सी हिम्मत करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। जब वे घर पहुंचे तो उनके शरीर से आग निकल रही थी। वे बहुत ही सहमे हुए थे। 3-4 दिन बिस्तर पर पड़े रहे, तब जाकर उनको आराम हुआ। उस साल हमारे दादाजी ने फिर अकेले उस बड़की बारी की ओर न जाने की कसम खा ली। चुड़ैल, भूत प्रेत। मेरा नाम अमित है। मैं आप सबको एक आंखों देखा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। बात साल पुरानी है। उस समय हम करावल नगर दिल्ली में रहते थे। कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में एक चुड़ैल के घूमने की अफवाह फैली हुई थी। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने एक डरावनी औरत को रात के समय घूमते हुए देखा है। मैं कभी घरों की छत पर तो कभी गलियों में घूमती हुई दिखाई देती थी। इस वजह से लोगों ने छत पर सोना बंद कर दिया था। अंधेरा होते ही गलियां सुनसान हो जाती थी। एक दिन मोहल्ले के लोगों ने मिलकर रात भर पहरा भी दिया, मगर कोई नहीं आया। मुझे इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। जो भी चुड़ैल की बातें करता था, मैं उसका मजाक उड़ाता था। मेरा मानना था कि यह लोगों का वहम है, या तो कोई इंसान लोगों को डरा रहा है। एक रात घर की लाइट गई हुई थी। सभी लोग अंदर गर्मी में सोए हुए थे।
चुड़ैल के डर से कोई छत पर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मुझे भी ऊपर जाने की मनाही थी, मगर जब गर्मी सहन नहीं हुई, मैं अपना बिस्तर उठाकर छत पर चला गया। छत पर पहुंचकर मैंने देखा कि एक औरत छत की मुंडेर पर बैठी थी। उसके हाथ में मांस का एक टुकड़ा था जिसे वह खा रही थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, केवल उसके जानवरों जैसे हाथ दिखाई दे रहे थे। यह सब देखते ही मेरी हालत खराब हो गई। मैं अपना बिस्तर वहीं छोड़ नीचे भाग गया और दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लिया। उस दिन से मुझे भी चुड़ैल वाली बात पर विश्वास हो गया। अगले कुछ दिनों तक चुड़ैल देखे जाने की घटनाएं होती रहीं, पर कुछ दिनों बाद चुड़ैल दिखना बंद हो गई। लोगों का डर भी खत्म होने लगा, मगर मैंने जो देखा उसे मैं कभी नहीं भूल सका। लिफ्ट में भूत, भूत प्रेत। ये कहानी विशाखापट्टनम की है। हम नेवल कॉलोनी नौसेना बाग में रहते थे। हमारी बिल्डिंग का नाम कावेरी था। वहाँ एक अफवाह थी कि लिफ्ट में भूत है। दरअसल एक औरत ने 14वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। तब से लोगों का कहना था कि उस औरत का भूत लिफ्ट में दिखता है। हमारा घर तीसरी मंजिल पर था। वैसे मुझे भूत वाली बात पर ज़्यादा विश्वास नहीं था, पर फिर भी मुझे रात को लिफ्ट में जाने से डर लगता था। वैसे मुझे लिफ्ट की ज़रूरत भी नहीं थी। एक दिन मैं अपने एक दोस्त के साथ घर वापस आ रहा था। वह भी उसी बिल्डिंग में ही रहता था। उस समय रात के करीब 9 बज रहे थे। हमें लिफ्ट से जाने में डर लग रहा था, मगर हम एक दूसरे को दिखाना नहीं चाहते थे कि हमें डर लग रहा है। इसलिए हम लिफ्ट में घुस गए। लिफ्ट तीसरी मंजिल पर पहुंची। दरवाज़ा आधा खुला और फिर खुद ही बंद हो गया। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। हमने लिफ्ट रोकने की कोशिश की, मगर कोई बटन काम नहीं कर रहा था। लिफ्ट सबसे ऊपर की मंजिल पर गई और फिर सबसे नीचे की मंजिल पर आ गई। ऐसा 7-8 बार हुआ और फिर लिफ्ट 14वीं मंजिल पर आकर रुक गई। लिफ्ट का दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। हम बहुत डर गए थे। हम जल्दी से लिफ्ट से बाहर निकलकर नीचे की ओर भागे और अपने घर में घुस गए। घर में सबने पूछा कि मैं हाँफ क्यों रहा हूँ। मैंने बहाना बना दिया कि दोस्त के साथ रेस लगा के आ रहा हूँ। उस दिन के बाद मैंने कभी दिन में लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया। मामी का भूत, भूत प्रेत। ये कहानी मेरे मामा के गांव की है। वहाँ गांव में मेरे 2 मामा और उनका परिवार रहा करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर सड़क हादसे में मेरे बड़े मामा की मृत्यु हो गई। इसके कुछ समय पश्चात मेरी बड़ी मामी की मृत्यु भी हो गई। इसके बाद मेरे छोटे मामा और उनका परिवार भी गांव का घर खाली करके शहर आ गए। पर कुछ महीने बाद मेरे छोटे मामा को गांव के घर जाना पड़ा। उसकी मरम्मत करवाने के लिए उन्होंने गांव में मरम्मत का काम शुरू कर दिया। एक दिन शाम को मरम्मत का काम खत्म करके छोटे मामा रात को करीब बजे छत पे खड़े थे। उन्होंने देखा कि नीचे मेरी बड़ी मामी खुले बालों में आंगन में टहल रही हैं। ये नज़ारा देख के मेरे मामा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तुरंत नीचे की ओर भागे। जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि मेरी बड़ी मामी नीचे से 4थी सीढ़ी पर बैठी थी और पीछे गर्दन करके उन्हें घूर रही हैं। ये देख के मेरे मामा बुरी तरह डर गए और अपना होश खो बैठे। इसके बाद उन्हें सुबह जब होश आया तो वो पड़ोसियों के घर चले गए। उन्होंने पड़ोसियों को पूरा नज़ारा सुनाया। इसके बाद मेरे मामा की तबीयत बुरी तरह खराब हो गई। वो जल्दी से शहर आ गए, पर उस रात को कभी ना भूल पाए। स्कूल में भूत, भूत प्रेत। ये एक छोटा सा किस्सा है। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, वहाँ एक अफवाह थी कि ग्राउंड फ्लोर के टॉयलेट में भूत रहता है। वहाँ कोई अकेला नहीं जाता था। कुछ बच्चे तो फर्स्ट फ्लोर में टॉयलेट जाते थे, मगर भूत देखा किसी ने नहीं था। एक दिन मैं अकेला ही टॉयलेट गया, वहाँ कोई नहीं था। जब मैं वापस जा रहा था, किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया। मैं डर गया और बिना पीछे देखे तेजी से वहाँ से भाग गया। मुझे नहीं पता था कि धक्का किसने मारा, पर मैं फिर से वहाँ कभी अकेला नहीं आया। तालाब में भूत। बात तब की है जब मैं एक
भी 10 साल का था। गर्मियों की छुट्टियां थी। मैं अपने गांव गया हुआ था। गांव में मौज मस्ती के अलावा कोई काम नहीं होता था। शहर में वो आज़ादी नहीं मिलती थी जो गांव में थी। गांव के पास एक तालाब था। एक दिन मैंने अपने भाई को, जो गांव में ही रहता था, वहां चलने के लिए कहा। उसने बताया कि उस तालाब में भूत रहता है, वहां जाएंगे तो मार पड़ेगी। मैंने कहा कि चुपके से जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। अगले दिन दोपहर में जब घर पर आराम कर रहे थे तो हम दोनों चुपके से निकल पड़े। हमने मछली पकड़ने का सामान भी ले रखा था। तालाब में पहुंचकर हम मछली पकड़ने लगे। थोड़ी देर बाद मेरा भाई वहां से उठा और कहीं चला गया। मैं वहां अकेला रह गया। अचानक किसी ने मुझे जोर से पीछे से धक्का मारा। मैं तालाब में जा गिरा। तालाब ज्यादा गहरा नहीं था, मगर फिर भी मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था, जैसे कोई मुझे अंदर की तरफ डुबा रहा हो। मेरी सांस फूलने लगी थी। इतने में किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ऊपर खींच लिया। वह कोई और नहीं, मेरे भाई ही था। थोड़ी देर में जब मैं सामान्य हुआ तो मैंने पूछा कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया। उसने कसम खा के कहा कि उसने धक्का नहीं दिया। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। हम दोनों जल्दी से भाग गए और फिर दोबारा वहां नहीं गए। भूत का साया, इस बात को कई साल हो चुके हैं। तब मेरी मामी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। वो उल्टी सीधी हरकतें करती थी और किसी को भी कुछ भी बोल देती थी। हमने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हमारे ही किसी रिश्तेदार ने हमें बताया कि इन पर चुड़ैल का साया है और इन्हें बालाजी ले जाना पड़ेगा। घर वाले बिना देरी किए बालाजी के लिए रवाना हो गए। बालाजी पहुंचते ही मामी गाड़ी से उतर के दौड़ती हुई अंदर चली गई। बाकी घर वाले भी उनके पीछे पीछे चले गए। वहां जाकर पता चला कि मामी जी ने अपने बगीचे में एक पेड़ कटवाया था जिस पर चुड़ैल और उसके बच्चे रहते थे। अब वह उनका घर तोड़ने आई थी, मगर वहां थोड़ा समझाने पर वह मान गई। उसने अपने भूखे बच्चों के लिए दूध मांगा। मामा भागकर दूध ले आई और जैसे ही उसे दूध देना चाहा, उसने मना कर दिया और कहा, मेरे बच्चे मीठा दूध पिएंगे। मामा ने सामने से जलेबी खरीदी और दूध में डाल दी। इसके बाद चुड़ैल ने जंगल में पेड़ लगाने को कहा और साथ ही साथ 4 साल तक रोज उसके नीचे दूध रखने को कहा। इसके बाद मामी ठीक होने लगी और सब वापस आ गई, पर वापस आते वक्त मामी फिर से कुछ अजीब सी हरकतें करने लगी। घर वाले बुरी तरह परेशान हो गए। पूछने पर पता चला कि अब ये किसी और भूत का साया है। उसने बताया कि मेरी मामा को कुछ साल पहले एक सपना आया करता था। सपने में उनसे एक आदमी पानी मांगा करता था। भूत ने बताया कि वो वही आदमी है। इसके बाद क्या हुआ, काफी पूछने पर भी किसी ने कुछ नहीं बताया, मगर मामी बिल्कुल ठीक थी, जिसकी सबको तसल्ली थी। ऑटो में चुड़ैल के साथ। दोस्तों, एक दिन मेरे बॉस ने मुझे कुछ जरूरी काम से रोक लिया और रात के 1:30 बजे बोला, हार्दिक, आपको हमारे पैम्पलेट अभी प्रेस पर देने जाना है और दूसरे जो कार्ड हैं उन पर प्रिंटिंग मिस्टेक्स को चेक करना है। रात को 2 बजे मैं प्रेस जाने के लिए ऑफिस से निकला। मैंने ऑटो वाले को रोककर वहां जाने के लिए कहा। रास्ते में मैंने मोबाइल की टॉर्च चालू करके प्रिंटिंग में गलती को चेक करने लग गया। हमारे प्रेस से पहले स्लाज क्रॉसिंग आया। वहां पर 2 औरतें खड़ी थीं। मैंने ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। उन औरतों ने ऑटो वाले को क्रॉसिंग के पार छोड़ने के लिए बोला। ऑटो वाला मान गया और वो दोनों औरतें मेरे बाजू में बैठ गईं। जैसे ही क्रॉसिंग पास आया, उसमें से एक औरत वहीं उतर गई। मैं इन सब बातें पर ध्यान नहीं दे रहा था। फिर से ऑटो चल पड़ा। अब उस दूसरी औरत ने मेरे पैर पर उसका पाँव रखा और बोलने लगी, भैया, आपने उस औरत के पाँव देखे? मैंने कहा, नहीं, क्यों, क्या हुआ? वो बोलने लगी, उसके दोनों पाँव उल्टे थे। मैं बोला, तो उसमें क्या हुआ? वो बोली, मेरे भी दोनों पाँव उल्टे हैं। उसके पाँव की तरफ देखते ही मैं और ड्राइवर दोनों बेहोश हो गए और सुबह 4 बजे जब बेहोशी से उठे तो मेरे दोस्त को फोन करके मुझे ले जाने के लिए बुलाया। उस वाक़ये के बाद मैं 14 दिन तक बीमार रहा। आज भी ऑटो में चुड़ैल की घटना को नहीं भूल पाया। कमरा नंबर 13, जहां मौत का आया बुलावा। मैं आपको अपने मित्र नीलेश की बहन नीलिमा और उसकी साली नीतू की बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले नीलेश ने मुझे बताया था कि उसकी बहन की मौत हो गई है। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई
और मैंने उसकी मौत का कारण पूछा तो उसने पूरी घटना मुझे सुनाई। कुछ दिनों पहले नीलेश उसकी बहन नीलिमा और साली नीतू के साथ कहीं घूमने गए थे। नीलेश की बहन और नीतू दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। लौटते वक्त काफ़ी रात हो गई थी। रास्ते में उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई थी। उसे काफ़ी ठंड लग रही थी। हमारा घर अभी भी 100 किलोमीटर दूर था और रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद हमें एक होटल दिखाई दी तो नीलू ने होटल में रुककर उसकी बहन को आराम देने को कहा। उस होटल के काउंटर पर हमने जब रूम के लिए पूछा तो उसने बताया कि सभी रूम फुल थे, क्योंकि उस रात पर केवल वही एक ढंग का होटल था। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि एक रूम खाली था, कमरा नंबर 13। हमने उस समय अंधविश्वासी वाली बातों को ना सोचकर रूम ले लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि रूम नंबर 13 को अशुभ माना जाता है और कई होटलों में इस नंबर का कोई रूम नहीं होता है, लेकिन ये होटल कई साल पुराना था। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्हें नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी, लेकिन ऐसा लगा रहा था जैसे परसों से कोई रहने नहीं आया हो। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। अब वो अपनी बहन नीलिमा के लिए काउंटर से पेन किलर लेने को गया। काउंटर से टैबलेट लेकर जैसे ही रूम में आया तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी बातें कर रही थी। नीलेश ने सोचा नीतू और उसकी बहन दोनों बालकनी में बातें कर रही हैं, लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था। उसने उसकी बहन से पूछा कि तुम किससे बातें कर रही थी, तो उसने सिर्फ सर हिलाकर मना कर दिया। तभी नीतू वॉशरूम से आई। नीलेश घबरा गया कि अगर नीतू वॉशरूम में थी तो नीलिमा किससे बात कर रही थी। नीलेश ने नीलिमा को टैबलेट दी और सो जाने को कहा। अब नीतू और नीलिमा दोनों बेड पर सो गई और नीलेश सोफे पर सो गया। सुबह जब क्लीनर कमरे की सफाई के लिए आया तो दरवाज़ा खुला था और वो अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून ही खून था और नीलिमा मर चुकी थी। क्लीनर ने जोर से चिल्लाया तो मेरी नींद खुल गई और देखा कि नीलिमा की मौत हो चुकी थी और नीतू बेहोश हो गई थी। नीलेश जोर जोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए। नीलिमा तो मर चुकी थी, लेकिन नीतू को थोड़ी देर में होश आ गया। जैसे ही नीतू को होश आया तो उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा थी, जो उससे बोल रही थी तूने मुझे मार दिया। यह कहकर वो गायब हो गई। नीलिमा काफ़ी बुरी तरह डर गई। अब नीलेश ने नीतू से सारी घटना पूछी तो उसने बताया कि रात को जब मैं पानी पीने उठी तो देखा नीतू फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी और मैं जैसे उसके पास गई उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है तो उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई और इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। जैसे ही नीतू हॉस्पिटल से छुट्टी तो वो नीलेश के साथ उस होटल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा तो उसने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन मैनेजर की मौत हो गई थी। वो दोनों शॉक हो गए। उन्होंने क्लीनर से माजरा समझने की कोशिश की तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वो प्रतिबाधित था और रात में वहाँ कोई नहीं रुकता है, लेकिन मैनेजर ने पैसों के चक्कर में रूम आपको दे दिया। इस रूम में पहले भी 2 मौतें हो चुकी हैं। अब सारी बात नीलेश को समझ में आई। इस घटना के बाद नीलेश काफ़ी सदमे में चला गया और कभी होटल में नहीं रुका। तो मित्रों, आपको आगे ऐसे ही मेरे मामा के साथ बीते घटना को अगले अंश में सुनाऊंगा। धन्यवाद। मिलिए कादरी भूत और उसके परिवार से। बहुत पुरानी बात है। एक शाम 3 बजे हम मानकुलम विश्राम घर पहुंचे। मेरे साथ जापना केंद्रीय कॉलेज के मेरे अध्यापक साथी एस.डी. मान और सैमुअल चेकअप थे। हमारी योजना जंगल में शिकार करने की थी। हमारे गाइड चिन्नैया हमें जंगल के बारे में बता रहा था। चिन्नैया के अनुसार जंगल का ऐसा सबसे अच्छा स्थान जंगल के बीच पानी का एक छोटा तालाब था, जो कि नानकुलम से 3 मील दूर स्थित उलू माधु नाम की जंगली बस्ती से लगभग
1 मील की दूरी पर था। लेकिन जब वहाँ जाने की बात आई तो चिन्नैया बोला, हम वहाँ नहीं जा सके। चाहे यह सच है कि वहाँ बहुत से जानवर हैं, लेकिन हम उनमें से एक को भी नहीं जानते मार सकते, क्योंकि उस स्थान की रक्षा कादरी नाम का भूत कर रहा है। जो भी व्यक्ति उस स्थान को उल्लंघन करता है उसकी मृत्यु हो जाती है। चिन्नैया उस वक्त अपनी रूह में था। वह बोलता जा रहा था, पीपल के 2 वृक्ष कादरी और उसकी पत्नी का निवास स्थान है। उनके बच्चे भी पास के वृक्षों पर रहते हैं। काफ़ी मनाने के बाद चिन्नैया हमें जगह दूर से दिखाने के लिए राजी हो गया, लेकिन इसके लिए उसने 2 शर्तें रखी। पहली यह कि हम बंदूकें लेकर वहाँ नहीं जाएंगे। दूसरी यह कि वहाँ जाने से पहले हम लोगों को एक टोटका करना होगा हमारे पास भूतों के परिवार को देखने के लिए, और उसका कहना मानना ही पड़ा। हम लोग खाने के पश्चात रात्रि में 1 बजे चल पड़े। चिन्नैया ने अपने हाथों से हमारी कलाइयों पर हल्दी के पत्ते बांधे। जंगल में दाखिल होने से पहले उसने एक बार फिर देखा कि हल्दी के पत्ते कलाइयों पर मौजूद हैं या नहीं। अंधेरे, सुनसान और जोखों से भरे हुए जंगल में से 1 मील पैदल चलने के बाद हम खुले स्थान पर पहुंचे। हमें वहां ठहरने के लिए और लपटें छोड़ रहे उन वृक्षों की ओर देखने के लिए कहा गया, जो कि 100 गज की दूरी पर चमक रहे थे। चिन्नैया ने जो कुछ कहा था वह बिल्कुल ठीक था। वहाँ लगभग 30 वृक्ष थे जिनके तने चिंगारियों की तरह चमक रहे थे। मैंने दूरबीन से देखा, और जो कुछ मैंने देखा कि वह इतना सुंदर नजारा था। सभी वृक्षों में से 2 वृक्ष इतने चमकदार थे कि उनके बिना पत्तों वाली टहनियाँ भी साफ देखी जा सकती थी। चिन्नैया ने बताया कि वे ही 2 वृक्ष हैं जिनके ऊपर कादरी भूत का डेरा है। जैसे जैसे वर्ष बीत रहे उनके बच्चे और बढ़ रहे हैं। वह दिन के समय भी किसी को उन वृक्षों को पास नहीं जाने देते। मैं पास जाकर साफ और असली नज़ारा देखना चाहता था, परंतु चिन्नैया और मेरे साथियों ने एक कदम भी आगे नहीं जाने दिया। हम वापस चल पड़े, लेकिन मन ही मन मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं दिन में आकर भूतों के इन परिवारों से भेंट अवश्य करूँगा। सुबह में अपने साथियों के विरोध के बावजूद उस जगह पर जा पहुंचा। वहाँ 2 पुराने वृक्ष थे, जिनमें से एक पूरी तरह और दूसरे का कुछ भाग सूखा हुआ था। दक्षिण की ओर बहुत से वृक्ष सूखे हुए थे, परंतु दोनों सूखे वृक्षों में पीला रंग इनसे भी ज्यादा था। मैंने चाकू की सहायता से वृक्ष का कुछ छिलका और लकड़ी काट ली और रेस्ट हाउस वापस आ गया। अगले दिन उस लकड़ी और छिलके को मैं जाफना कॉलेज की वनस्पति विज्ञान की प्रयोगशाला में ले गया। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने से मैंने पता लगाया कि पीपल के छिलके पर पीला रंग एक विशेष प्रकार की फंगस के कारण पैदा होने लगा था। यह किसी भी प्रकार से कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि संसार में बहुत से ऐसे वृक्ष हैं जिनके ऊपर फंगस पैदा होने के कारण प्रकाश पैदा होता है। छिलके की बाहरी सतह फंगस के पैदा होने के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान होता है। प्रत्येक किस्म की फंगस में से रोशनी उत्पन्न नहीं होती। रोशनी पैदा करने वाले विशेष किस्में चाहे प्रयोगशाला में हो चाहे किसी वृक्ष पर, वे रात को रोशनी पैदा करती है। इसका कादरी या किसी और भूत प्रेत के साथ कोई संबंध नहीं होता। इस फंगस की तरह ऐसे बहुत से वृक्ष और जानवर हैं जो रात के समय रोशनी देते हैं। इनको प्रकाश उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव और वृक्ष अधिकतर समुद्र में ही रहते हैं, इसलिए अधिकतर लोग इनसे अनभिज्ञ है। पृथ्वी पर रोशनी पैदा करने वाले जीवों में से सबसे आम मिलने वाला जीव जुगनू है। कुछ और चीज भी घने जंगलों और अंधेरी गुफाओं में देखे जा सकते हैं। जुगनू एक भंवरा है, कीट नहीं। सिर्फ नर जुगनू ही उड़ सकता है। मादा जुगनू पृथ्वी से और वृक्षों से चिपकी रहती है। नर और मादा प्रकाश द्वारा एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बहुत से बैक्टीरिया भी रोशनी देते हैं। गल रहे प्रोटीन जैसे मछली और मांस इत्यादि में ऐसे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाती हैं जो रात के समय प्रकाश पैदा करती है। न्यूजीलैंड में कुछ गुफाओं के भीतरी भागों में दीवारों के ऊपर इस प्रकार के बैक्टीरिया बड़ी मात्रा में पैदा होने के कारण रोशनी उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम देख सकते हैं। कुछ कीटों के सिरों के ऊपर रोशनी के स्थान होते हैं। वे रात के समय जब जलते हैं तो इस तरह दिखाई पड़ते हैं जैसे कारें अपनी लाइटें जलाकर धीरे धीरे चल रही हों। भूमध्य सागर में एक ऐसा जीव होता है जिसके रहते हुए हिल रहा पानी ऐसे प्रतीत होता है जैसे चमक रहा हो।
इस जीव को नॉक्टिलियूका कहते हैं। समुद्र के तटों पर यह जीव अधिक मात्रा में एकत्र होने के कारण ऐसे दिखाई देता है जैसे आग लगी हो। जिस प्रकार जंगली लोगों को प्रकाश पैदा करने वाले वृक्षों पर भूत प्रेतों का डेरा दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार ही समुद्री महिलाएं और मछुआरे भी पानी में से उत्पन्न हो रहे प्रकाश का कारण भूत प्रेतों को ही समझते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों की तरह ही कुछ शंख, घोंघे, सीपी और कौड़ियाँ इत्यादि भी ऐसे होते हैं कि अगर उनको हिलाया जाए तो वे अंधेरे में चमकने लगते हैं। रैफेल डेवॉर्ड ने इस रोशनी पैदा करने वाले विषय पर अनुसंधान किया है। उसने प्रमाणित किया है कि यह चमक और रोशनी लूसीफेरिन नाम के पदार्थ के कारण होती है। कुछ फंगस और बैक्टीरिया तो निरंतर रोशनी पैदा करते रहते हैं, परंतु कुछ जीवों में इसका संबंध दिमाग से होता है और ये निरंतर रोशनी पैदा नहीं करते। प्रकाश और चमक ताप की उपज के बगैर ही पैदा होते हैं। चमक के रंग तरह तरह के और घटने बढ़ने वाले होते हैं। ऐसे प्रकाश का रंग आमतौर पर हरा, नीला, पीला और लाल होता है। गहरे समुद्रों की कुछ मछलियों में चमक को बढ़ाने और कम करने की शक्ति होती है। उलू-माधु जंगल के पालू वृक्ष जल नहीं रहे थे। ये चमक फंगस के कारण उन वृक्षों से पैदा हो रही थी। शायद यह चमक पहले सूखे वृक्षों से पैदा हुई होगी और बाद में उन वृक्षों से ये पास वाले वृक्षों पर फैलाती चली गई। इसी कारण गांव वालों ने सोचा कि कादेरी प्रेत के परिवार के सदस्यों की गिनती हर वर्ष बढ़ रही है। मनुष्य जाति की यह एक मानसिक कमजोरी है कि जिस घटना का कारण नहीं जान सकते उसे भूत प्रेतों या किसी और चमत्कार से जोड़ देते हैं। इस अंधविश्वास के फलस्वरूप कई अजीब घटनाओं की मनगढ़ंत कहानियां दूर दूर तक फैल जाती हैं। कछुए और बंदरों की कहानी। बहुत दिन पहले की बात है कि एक बार एक कछुआ एक अजनबी शहर में नमक खरीदने गया। जब वह नमक खरीद कर वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि बहुत सारी बंदर एक पेड़ पर चढ़े फल खा रहे थे। उन फलों के देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, सो उसने उन बंदरों से कुछ फल मांगे। बंदरों ने उसको कुछ फल तोड़कर नीचे फेंक दिए। कछुए ने वे फल खाए तो उसको भी बहुत मीठे लगे, सो कछुए ने उनको कुछ और फल फेंकने के लिए कहा तो बंदरों ने जवाब दिया कि अगर वह और फल खाना चाहता है तो वह पेड़ पर चढ़े और अपने आप फल तोड़कर खाए। वे अब उसको और फल नीचे नहीं फेंकेंगे। कछुआ बोला कि वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, इसलिए अगर बंदरों उसके लिए फल नीचे फेंक दे तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस पर बंदर बोले कि अगर वह खुद पेड़ पर नहीं चढ़ सकता तो कोई बात नहीं, वह अगर चाहे तो वे उसको उठाकर पेड़ के ऊपर ला सकते हैं। कछुआ राजी हो गया। इस पर कुछ बंदर पेड़ से नीचे उतरे और उस कछुए को उठाकर ऊपर पेड़ के ऊपर बैठा दिया। वहाँ पेड़ कर सबने खूब फल खाए। जब बंदर फल खा चुके थे तो वे कछुए को बिना बताए और उसको नीचे लाए बिना ही पेड़ पर से नीचे उतर गए। उन्होंने कछुए का नमक भी उठा लिया और उसको लेकर वहाँ से चले गए। जब कछुए ने देखा कि वह पेड़ पर अकेला ही रह गया तो वह रोने लगा। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वह पेड़ पर से कूद पड़े। डर के मारे उसका रोना बढ़ गया और वह इतना रोया कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और नाक से पानी। यह सब भी इतना बहा कि पेड़ की जड़ के पास एक छोटा सा नाला बन गया। उसी समय वहाँ एक प्यासा हिरन आया और उसने उस नाले में से पानी पिया तो बोला, ओह कितना अच्छा पानी है इस नाले का। कछुआ यह सुनते ही तुरंत बोला, यह नाला नहीं है, यह तो मेरे आंसू हैं। फिर उसने हिरन को बताया कि वह क्यों रो रहा था। कछुए की कहानी सुनकर हिरन ने कहा, कछुए भाई तुम मेरी कमर पर कूद जाओ, मैं तुमको अपनी कमर पर ले सकता हूँ। कछुआ बोला, तुम्हारी कमर तो केवल 4 अंगुल चौड़ी है, मुझे उस पर कूदने में डर लगता है। और कछुआ हिरन की कमर पर नहीं कूदा। उसी समय वहाँ पर एक बारहसिंगा आया। उसने भी उस नाले का पानी पिया और उस पानी की बड़ी तारीफ की। कछुआ फिर बोला, यह नाले का पानी नहीं है, यह तो मेरे आंसू है। फिर उसने बारहसिंगे को भी बताया कि वह क्यों रो रहा था। बारहसिंगा भी बोला, आओ कछुए भाई तुम चिंता ना करो, तुम मेरी कमर पर कूद जाओ। कछुआ बोला, तुम्हारी कमर तो केवल 2 हाथ चौड़ी है, मुझे उस पर कूदने में डर लगता है। सो कछुआ बारहसिंगे की कमर पर भी नहीं कूदा। तभी वहाँ से एक हाथी गुजरा। उसने भी उस नाले का पानी पिया और नाले के पानी की बहुत तारीफ की। कछुआ फिर बोला,
हाथी भाई, यह नाले का पानी नहीं, यह तो मेरे आंसू हैं। फिर उसने हाथी को भी बताया कि वह क्यों रो रहा था। कछुए की दुख भरी कहानी सुनकर हाथी भी दुखी हो गया। उसने भी कछुए से कहा, कछुए भाई, मेरी पीठ तो बहुत बड़ी है, तुम मेरी पीठ पर कूद जाओ, तुम यहाँ आराम से कूद सकते हो। कछुए को भी लगा कि वह हाथी की पीठ पर आराम से कूद सकता है, सो वह हाथी की पीठ पर कूद गया। अब क्योंकि कछुआ हाथी की रीढ़ की हड्डी पर कूदा था, सो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और वह मर गया। कछुए ने पेट भरकर हाथी का मांस खाया और फिर बंदरों से बदला लेने के लिए बंदरों के गांव की ओर चल दिया। कुछ ही देर में कछुआ बंदरों के खेतों के पास आ पहुंचा। वहां जाकर वह टट्टी की ओर आगे बढ़ गया। कुछ देर के बाद बंदर वहां आए। उन्होंने समझा कि वह मांस पड़ा है, सो वे उसे सब का सब खा गए। कछुआ यह सब देख रहा था। वह बोला, कुछ देर पहले ही तो तुम लोग मुझे पेड़ पर छोड़ आए थे और अब तुमने मेरी टट्टी खा ली। बंदरों ने जब यह सुना तो उनको बड़ा गुस्सा आया। वे लोग कछुए के घर के पास गए और वहां टट्टी करके एक टोकरी में छिपकर बैठ गए। कुछ देर बाद कछुआ अपने घर से बाहर निकला तो उसने अपने घर के बाहर बंदरों की टट्टी देखी तो वह बंदरों को ढूंढने लगा। उसने सोचा कि बंदर यहीं कहीं पास वहीं छिपे होंगे। उसने बंदरों को ढूंढा तो देखा कि सारे बंदर एक टोकरी में छुपे बैठे हैं। उसने उन सारे बंदरों को उसी टोकरी से बांध दिया और उस टोकरी को नीचे लुढ़का दिया। सारे बंदर मर गए, केवल एक बंदरिया को छोड़कर। असल में उस बंदरिया ने गिरते समय एक बेल को पकड़ लिया था। वह बंदरिया गर्भवती थी। कहते हैं कि आज जितने भी बंदर दुनिया में मौजूद हैं, वे सब उस बंदरिया की ही संतान हैं। कुत्ते और बकरे की कहानी। ये बहुत पुरानी बात है उन दिनों की जब कुत्तों के भी सींग हुआ करते थे। एक दिन एक स्त्री ओखली में मांस कूट रही थी। जब वह मांस कूट चुकी तो एक कुत्ता आया और ओखली में लगा मांस चाटने लगा, पर उसको लगा कि वह अपने सींगों की वजह से मांस ठीक से नहीं चाट पा रहा है, सो उसने अपने सींग निकाल कर रख दिए और फिर से ओखली में लगा मांस चाटने लगा। अब वह आसानी से मांस चाट पा रहा था। इतने में उधर से एक बकरा गुजरा। उसने सींग रखे देखे तो वे उसे बहुत अच्छे लगे और उसने उन्हें अपने सिर पर लगा लिया और चल दिया। कुत्ता जब मांस चाट चुका तो उसने अपने सींग देखे कि वह उनको अपने सिर पर लगा तो ले, पर उसको तो अपने सींग ही कहीं दिखाई नहीं दिए। उसने इधर उधर देखा तो देखा कि एक बकरा उसने के सींग अपने सिर पर लगाए भागा जा रहा है। कुत्ते ने उससे अपने सींग लेने के लिए उसका पीछा किया, परंतु बकरा तो वह तब तक भाग चुका था। कुत्ता उसको पकड़ ही नहीं पाया। उस दिन से कुत्ते के सींग तो उसके सिर से चले गए और बकरे के सिर पर उसके सींग लग गए। अब कुत्ता बकरे को देखते ही भौंकता है, क्योंकि वह जानता है कि बकरे ने उसके सींग चुराए हैं। वह उनको फिर से लेने की कोशिश करता है, पर वह उसके हाथ ही नहीं आता। लड़की जिसने बंदर से शादी की। एक बार की बात है कि एक लड़की नदी पर नहाने और पानी भरने गई। उसने नहाने के लिए अपने कपड़े उतारे, उनको किनारे पर रखा और नहाने के लिए पानी में चली गई। जब वह नहा रही थी तो एक बंदर आया और उसके कपड़े उठाकर भाग गया। लड़की ने बंदर का पीछा किया और चिल्लाकर बोली, ओ बंदर, रुक जाओ, मेरे कपड़े वापस करो। बंदर बोला, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तभी मैं तुम्हारे कपड़े वापस करूंगा। लड़की यह सुनकर हैरान रह गई। वह बोली, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं एक लड़की हूँ और तुम बंदर। बंदर बोला, ठीक है, मत करो शादी मुझसे, मैं भी तुम्हारे कपड़े नहीं दूंगा। लड़की बेचारी यह सुनकर बहुत ही परेशान हुई, पर वह कुछ कर नहीं सकती थी। आखिर थक हार कर वह उस बंदर से शादी करने को तैयार हो गई। शादी करने के बाद वह बंदर उसको अपने घर ले गया। जब बंदर उस लड़की को अपने घर ले जा रहा था तो रास्ते में उस लड़की ने बंदर से पूछा, तुम मुझे खिलाओगे क्या? बंदर बोला, मैं तुम्हारे लिए लोगों के खेत से चावल चुरा कर लाऊंगा, वही तुमको खिलाऊंगा। इस तरह वह लड़की बंदर के साथ रहने लगी। बंदर उस लड़की के लिए लोगों के खेतों से मक्का और चावल चुरा कर लाता था। वह उसी को पकाती थी और खाती थी। वह लड़की उस बंदर के साथ रहती जरूर थी, पर वह हमेशा यह सोचती रहती थी किस तरह वह बंदर के घर से भाग जाए। एक दिन जब उसका बंदर पति बाहर गया हुआ था तो उसने उसकी बूढ़ी माँ को, जो उसी घर में रहती थी, मार दिया। उसने उसकी खाल निकाल ली और खुद उसको पहनकर बैठ गई। जब बंदर घर वापस आया तो उसने माँ को देखकर उससे पूछा, माँ, मेरी पत्नी कहाँ है? उसकी पत्नी, जो उसकी माँ बनी बैठी थी, बोली, बेटा, मुझे क्या मालूम तेरी पत्नी कहाँ है, कहीं भाग गई होगी। यह सुनकर बंदर पति बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तुमको नहीं पता कि मेरी पत्नी कहाँ भाग गई? अच्छा तो यह है कि तुम भी भाग जाओ
और उसने उसको डंडे से कई बार पीटा। लड़की यह सुनकर बहुत खुशी हुई और बोली, ठीक है, यदि तुम मुझे इस घर में नहीं देखना चाहते हो तो मैं अभी इस घर से निकल चली जाती हूँ। और ये कहकर वह लड़की जितनी तेज भाग सकती थी उतनी तेज वहाँ से भाग गई। भागते भागते वह अपने भाइयों के घर आ पहुंची और सारा हाल उसने अपने भाइयों को बताया। यह सब सुनकर उसके भाई भी बहुत गुस्सा हुए और बहन के बंदर पति को अपनी बंदूक से गोली मारने चल दिए, पर वह बंदर पति उनको कहीं मिला ही नहीं। सुबह उसको बिना मारे ही वापस लौट आए। कुछ दिनों बाद उस लड़की के बच्चा हुआ। अब तो वह बंदर का बच्चा ही न, इसलिए वह बंदर जैसा ही था। लड़की के भाइयों को अपनी बहन का यह बंदर बच्चा फूटी आंख नहीं भाता था। वह उसको मारना चाहती, मगर लड़की का तो वह अपना बच्चा था, इसलिए वो उनको उसे मारने नहीं देती थी। धीरे धीरे वह बंदर बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन उसकी माँ ने कहा, मेरे बेटे, अब तू बड़ा हो गया है, अब तुझे जंगल चले जाना चाहिए और अपने पिता के पास ही रहना चाहिए। ये सुनकर वह बंदर बच्चा जंगल चल दिया। वह पहाड़ियों के पास आराम करता था, पेड़ों पर चढ़ता था, पर वह बोलता नहीं था। जिस दिन वह बंदर बच्चा जंगल की तरफ चला गया, उसके जाने के कुछ देर बाद ही उसकी माँ ने जिन मशीन से कपास साफ करनी शुरू की। जब उस मशीन की आवाज़ बंदर बच्चे के कानों में पड़ी तो वह बोला, ओ, मेरी माँ अकेली कपास साफ कर रही है। यह सोचकर वह बहुत दुखी हो गया और तुरंत ही घर की तरफ दौड़ चला आया। बंदर बच्चे की माँ को भी अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी, पर वह अपने भाइयों के डर से अपने बंदर बच्चे को साथ रखने में डरती थी। सो जब उसका बेटा घर आया तो वह उसको देखकर तो बहुत खुश हुई, पर फिर जंगल भेजने पर मजबूर हो गई। अगले दिन उसने फिर बंदर बच्चे को जंगल भेज दिया और उस दिन उसके कपड़ा साफ करने वाली मशीन नहीं चलाई। सो बंदर का बच्चा भी जब पेड़ पर चढ़ा तो उसे जिनकी आवाज़ नहीं सुनाई दी और वह